अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने कॉन्जुगेशन इन एलिलिक सिस्टम, कॉन्जुगेशन इन बेंजीन, कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइन को भी स्टडी कर लिया। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस एंड रोल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मज़ीद हम इसको एलैबोरेट करेंगे। थोड़ा सा इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद हम इसके रूल्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे। अब कॉन्जुगेशन में आपको पता है कि जब भी ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ जाए, या ऑल्टरनेट सिग्मा पाई और पी ऑर्बिटल आ जाए, तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसा कि हमने एलिलिक सिस्टम में देखा, जैसे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन में देखा, जैसे हमने बेंजीन में देखा। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस में भी बेसिकली यही होता है कि जब भी किसी कंपाउंड के लिए एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर सफिशेंट नहीं होता उसको, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो हम उस कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली या फुली डिस्कस करते हैं। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें सिंगल लेवल स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली डिस्कस नहीं कर पाता, तो मोर देन वन लेवल स्ट्रक्चर हैज़ टू बी ड्रॉन टू फुलफिल इट्स प्रॉपर्टीज़। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो वो तरीक़ाकार जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा लेवल स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिसमें उसके एटम्स की जो पोजीशंस होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे: द फिनोमिना इन विच 2 or more लेवल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर अ कंपाउंड विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही कि कॉन्जुगेशन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने एलिलिक सिस्टम को डिस्कस किया है, इसमें भी हमें एक कंपाउंड को लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। जब हमने 1,3-ब्यूटाडाइन को डिस्कस किया तो उसमें भी उस कंपाउंड को 1,3-ब्यूटाडाइन को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के साथ लिखा जाता है। सिंपल एग्जांपल आप बेंजीन की ले लें कि अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को लिखना चाहें तो हमें 2 स्ट्रक्चर्स तो बेंजीन के कैकुले ही मिलते हैं, 3 डेवार्ट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसके बाद हमारे पास एक एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर आता है। तो ये सारा फिनोमिना क्या कहलाता है? इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस की हम एक और तरीके से भी डेफिनेशन करते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड एज एन एवरेज ऑफ 2 or more contributing structure, weighted average result of 2 or more contributing structures is called resonance। कि रियल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये उसकी जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं तमाम से मिलके एक नया स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये फिनोमिना जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे बेंजीन के ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट हम कैकुले स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं। कैकुले स्ट्रक्चर्स में आपको पता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये रेजोनेटिंग सिंबल है। ये सेकंड स्ट्रक्चर हमने लिखा। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? बॉन्ड्स की लोकेशन इस तरह से हो जाएगी। तो ये हमारे दोनों कैकुले स्ट्रक्चर्स आ गए। इसके बाद हम डेवार्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो 3 हमें डेवार्ट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसमें एक की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, दूसरी 2 कम होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है कैकुले स्ट्रक्चर्स में। तो ये हमारे पास दूसरा डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर लिया, और ये हम तीसरा डाइवर्स स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये तीसरा डाइवर्स स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो गया, इनको हम डाइवर्स स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का आता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? इसी कैकुले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बॉन्ड है, इस वाले में देखें तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया, इसमें फिर देखें यहाँ पे, इधर फिर क्या है यहाँ पे है, इधर फिर देखें यहाँ पे, इधर क्या है यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं। तो ये जो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, इसको हम
एक्चुअल या रियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो रेजोनेटिंगली हाइब्रिड होता है इन तमाम स्ट्रक्चर्स का। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम इन्हीं के हैं कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या जो रियल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है ऑफ ऑल दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ तक हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस की, डेफिनेशन डिस्कस की, इसको विद एग्जाम्पल। अब रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम डबल हेडेड एरो शो करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, जब भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना होता है तो हम डबल हेडेड एरो के साथ शो करते हैं। यहाँ पे भी हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो इस तरह से शो करेंगे, यहाँ भी हम इसको इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ तक हमने भी देखा कि डेफिनेशन इसकी क्या है, इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ये है कि मोर देन वन लोकेशन, के जब भी किसी एटम या किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा लोकेशंस हो एटम्स की आइडेंटिकल पोजीशंस की, तो वहाँ पे सिंगल लेवल स्ट्रक्चर जो है वो कैन नॉट फुलफिल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिखना पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैलकुलस स्ट्रक्चर में देखें, हमारे पास फर्स्ट ये पोजीशन हो सकती है डबल बॉन्ड्स की, सेकंड ये पोजीशन हो सकती है। फिर अगर हम डेवार्ट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमें 3 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इसी कंपाउंड को लिखने के लिए मोर देन वन लोकेशंस मौजूद हैं फॉर द डबल बॉन्ड मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे सिंगल लेवल स्ट्रक्चर कैन नॉट फुलफिल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, तो वहाँ पे फिर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। सेकंड प्रॉपर्टी है कि रेजोनेंस सिर्फ वहाँ पे होती है जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे पी ऑर्बिटल मौजूद है, अगर वहाँ पे पी ऑर्बिटल वेकेंट है तो भी रेजोनेंस हो सकती है। पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या होगा, लोन पेयर होगा, तब भी रेजोनेंस हो सकती है, जैसा कि हमने एलिलिक सिस्टम में डिस्कस किया। या तो लोन पेयर हो मीन्स या पी ऑर्बिटल वेकेंट है, पॉजिटिव चार्ज है तो भी रेजोनेंस होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी रेजोनेंस होगी। दूसरा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह बेंजीन में देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ही वेरी कर रही है। तो ये जो रेजोनेंस कहाँ पे होती है, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए तो थर्ड ये है कि रियल स्ट्रक्चर इज द ब्लेंड ऑफ ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि रियल स्ट्रक्चर बेंजीन का ये है, और ये क्या है, ये इन तमाम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की हाइब्रिड फॉर्म है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉट शो इक्वल रिजेम्बलेंस टू द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन में जो कैकुले स्ट्रक्चर्स हैं ये 39% कॉन्ट्रीब्यूशन शो करते हैं टूवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर के। इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर से रिजेम्बलेंस कितनी है, 39% है। अगर इनकी हम बात करें तो ये तीनों के तीनों 7.3% कॉन्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट की चीज़ हमें बता रहा है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बल्कि यहाँ पे इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर्स कर लें, या रियल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, या रियल स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे या हम इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है नॉट शो इक्वल रिजेम्बलेंस टू ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने कैकुले स्ट्रक्चर्स की बात की थी, कैकुले स्ट्रक्चर की क्या है, 39% रिजेम्बलेंस है टुवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर, जबकि डेवार्ट स्ट्रक्चर्स की क्या है, 7.3% है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ इक्वल रिजेम्बलेंस शो करे। ये मेजर और माइनर हो सकती है, ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये माइनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। जिस तरह हमने कहा कि रियल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है वो ये है, जबकि ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। इनको सिर्फ हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली इनकी
कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ तक हमारा रेजोनेंस कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं रूल्स ऑफ रेजोनेंस पे। नेक्स्ट हम रूल्स ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट मेन 6 रूल्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना होगा। इसके बाद हम रूल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेन इन रूल्स को स्टडी करते हैं कि ये क्या है। इसमें रूल फर्स्ट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर। सेकेंड रूल है ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर बोनाफाइड स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल। थर्ड रूल है इन रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव नॉट एटम्स मूव। फोर्थ रूल है all resonating structures have same number of unpaired electrons. फिफ्थ रूल है all atoms must lie in a plane. सिक्स रूल है actual structure जो है is more stable than the contributing structures or the resonating structures. अब हम इन 6 रूल्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल 1 को स्टडी करते हैं। रूल 1 क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। कि जितने भी रेजोनेटिंग हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं। मीन्स ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं, इन एक्चुअल दे हैव नो एग्जिस्टेंस। जिस तरह हम बेंजीन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर्स जो है वो ये है, ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। जबकि कि कैकुली स्ट्रक्चर की हम बात कर लें या हम बात करते हैं डेवार्ड स्ट्रक्चर्स की, तो ये सारे क्या हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हाइपोथेटिकल है, जो सिर्फ इमेजिनरी है, एक्चुअली इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ओनली इनको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इन एक्चुअल दे हैव नो एग्जिस्टेंस। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में इनकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एक्चुअली बेंजीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो ये है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको जस्ट हम पेपर की हद तक ड्रॉ करते हैं। हाइपोथेटिकल हमारे सिर्फ तस्वुर में, हमारे मफरूज़ों में ये मौजूद होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कोई एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। लेकिन ये हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल मॉलिक्यूल, कि एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है जिसको हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल सेकंड। नेक्स्ट हम रूल सेकंड को देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर द बोनाफाइड स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल। कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, वो बोनाफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी एक खास अहमियत होती है। अब इसके लिए हम इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम जो है रूल सेकंड के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये सिर्फ 1 बॉन्ड जो है वो शो करेगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो ये जस्ट 1 बॉन्ड शो करता है। इसी तरह से हम हेलोजन की बात करें, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों आते हैं। तो हेलोजन जो है ये 2 बॉन्ड्स शो करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 2। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये 3 बॉन्ड्स शो करता है अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल ऑफ रेजोनेंस। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड्स शो करता है। इसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है ये भी 4 बॉन्ड्स शो करता है अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल ऑफ रेजोनेंस। अब इन रूल्स को देखते हुए, मतलब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं बोनाफाइड स्ट्रक्चर होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एसीटेट आयन की। इसके अकॉर्डिंग हम एसीटेट आयन को पहले डिस्कस करते हैं। एसीटेट आयन है क्या, जब हमारे पास ये एसिटिक एसिड में से प्रोटॉन निकल जाता है
तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो एज अ प्रोटॉन निकल जाता है। अब हम इस एसीटेट आयन के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए। जब हम इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हम बनाते हैं कि हम कहते हैं ये क्या है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये चीज आ गई। फर्स्ट हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेकंड, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर जो है वो भी मूव कर सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है। जब ये यहाँ आएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। इस कंडीशन में कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाते हैं, तो इसको फुलफिल करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर 1 है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर 2 आ गया। ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2। अब इसका हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3 कि ये लोन पेयर यहाँ पे मूव किया लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाए, तो वो ये स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉट रेजोनेटिंग, ये स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं होता, क्योंकि सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, जबकि इस केस में क्या है, कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो कि इसकी कंडीशंस को फुली सेटिस्फाइड नहीं करती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो एसीटेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और अगर हम इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ साथ हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते जाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है। तो सेकंड डबल बॉन्ड को हम इस फॉर्म में बना देंगे, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन आ जाएगी। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आ गया। तो ये है रूल सेकंड। इसके अलावा यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है एसिड के साथ, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं एसिटिक एसिड को। अब एसिटिक एसिड जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मौजूद होगा। आपको पता है ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है, एक इधर है, मतलब 2 इसने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज कर लिए, तो बाकी 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर मौजूद है। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 इधर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इधर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक ऑक्सीजन का दूसरा हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है। 2 इसके पास लोन पेयर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका फुलफिल है। अब ये सेकंड कंडीशन जो हमने कहा था कि लोन पेयर भी मूव कर सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं यही वाला स्ट्रक्चर, यहां पे लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, ये एक स्ट्रक्चर आ गया। अब सेकंड केस में क्या होता है, ये लोन पेयर भी मूव करते हैं। हम कहते हैं कि जब ये लोन पेयर यहां मूव कर गया, जब ये यहां मूव करेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर मूव कर गया तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं 5 बन रहे हैं, तो कार्बन के बॉन्ड्स 5 नहीं बन सकते, तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड इसके पास मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर पूरे, बॉन्ड पेयर पूरे का पूरा इसके पास चला गया, इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H। अब ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर 2 है। अगर हम इसका तीसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो तीसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं,
अगर हम कहें कि ये बॉन्ड इधर मूव करने की बजाय क्या होते हैं, ये लोन पेयर इधर मूव कर गया है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एज सच रहेगा, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं हुई। अगर ये वाले एरोज को मिटा दिया जाए और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर मूव करवाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, एक लोन पेयर इसके पास आ गया और एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज, एक ऑलरेडी बॉन्ड था और एक और बॉन्ड बन गया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। अब अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन के भी 3 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, लेकिन हमने एज अ होल मॉलिक्यूल को देखना है। यहाँ पे रूल सेकंड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, वो जस्ट 1 बॉन्ड बना सकता है, ये वाला। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसके 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसका पॉसिबल नहीं है, तो एसिटिक एसिड के भी 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं रेजोनेटिंग, एक ये वाला स्ट्रक्चर होगा, एक ये वाला होगा, बाकी इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ये थर्ड स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो ये रूल सेकंड को हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं रूल थर्ड पे। नेक्स्ट हम रूल थर्ड को देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जब भी हम किसी स्पीशी के, किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं, ना कि एटम्स को। मतलब रूल थर्ड कहता है इन राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स नॉट एटम मूव्स। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, हमारे पास ये एक स्पीशी है CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। इसमें क्या है, ये बिल्कुल अलीलिक सिस्टम लाइक हमारे पास चीज आ रही है, पाई सिग्मा वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इतना सिस्टम जो है वो अलीलिक सिस्टम की तरह का है कि पाई सिग्मा वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम रेजोनेटिंग सिंबल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव कर सकते हैं। जब ये यहाँ मूव करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी है वो क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड हो जाएगी। 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बन गए, तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ, चौथा कार्बन के साथ। तो ये कार्बन तो अपने आप को फुलफिल कर लेती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, ट्राइवेलेंट रह जाएगी, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ। तो इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर मूव कर गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये CH एज सच रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, यहाँ से पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो 3 रह जाती है, 2 ये और 1 ये। तो यहाँ पे वैसे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम स्ट्रक्चर 1 कह लेते हैं। सेकंड जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर ये सेकंड है। अब थर्ड इसमें क्या पॉसिबिलिटी हम करवाते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि यहां से ये डबल बॉन्ड मूव करने की बजाय क्या, बल्कि यहाँ पे चलिए इसको ले लें, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाए। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ से इस, मतलब यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे हम कहें कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये वाले स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करें कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली है, ये हाइड्रोजन, इसको हम यूं कर लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन थी
ये हाइड्रोजन इसके पास चली गई अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके चली गई, तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाली हाइड्रोजन इसके पास चली गई तो CH2 इसका पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी जो है खत्म हो गई। इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं इसको पहले वाली कंडीशन में ले आती हूँ। असल में ये क्या है, ये CH3 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हमने क्या कहा कि रूल थर्ड कहता है कि इन राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली इलेक्ट्रॉन मूव नॉट एटम्स। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी देखें जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सेकंड में भी देखें तो जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। जबकि थर्ड स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, थर्ड स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हुई है। हम कहते हैं कि जब रूल थर्ड ये कहता है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो जस्ट हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, नॉट एटम्स मूव करेंगे। जबकि स्ट्रक्चर 3 में देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एज सच यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन एटम ने मूवमेंट शो की है और वो इस कार्बन के पास गया है इसके पॉजिटिव चार्ज को डेफिशिएंट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? रूल थर्ड के अकॉर्डिंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होनी चाहिए, जबकि इसमें क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन एटम मूव किया है तो एटम्स मूव करें, इसको हम रेजोनेंस कंसिडर नहीं करते, तो थर्ड स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। या आपको इस पे लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूल थर्ड कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं रूल 4 पे। रूल 4 को देखते हैं। रूल 4 क्या कहता है कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 1,3 ब्यूटाडाइन को लेते हैं। ये CH2 वन पोजीशन पर डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये 1,3 ब्यूटाडाइन को हमने ले लिया। अब इसका हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सिंबल हम यही यूज करेंगे। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएं। जब ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं साथ साथ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करती हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रह गया, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया। जब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो ये वाली कार्बन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर मूव कर जाएगा। जब ये इसके ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट तो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन रह गए। सेकंड में क्या स्ट्रक्चर में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हैं, तो ये इफेक्ट जो है वो कैंसिल भी हो जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनका एक थर्ड स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, वो ये कि यहाँ से पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मूव ना करे। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इसका थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये अब मैं इसका थर्ड करके आपको दिखाती हूँ। हम कहते हैं कि यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यूं मूव किया और इधर से सिंगल इलेक्ट्रॉन यूं मूव किया। हाफ एरो को हमने शो किया है। दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इसके पास चला गया, इसका इसके पास चला गया। तो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2, इस कार्बन का सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और इसके पास भी CH2। तो इसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर 3 है। लेकिन ये स्ट्रक्चर 3 जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि रूल 4 कहता है कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रक्चर 3 के अकॉर्डिंग इसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर 3 है ये इसका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर 3 है इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को देखें, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो रूल 4 ये कहता है कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इनके पास क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि स्ट्रक्चर 3 क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से
ये इस रूल को फुलफिल नहीं करते। दो स्ट्रक्चर्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जबकि स्ट्रक्चर 3 के पास 2 है, तो ये इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो स्ट्रक्चर 3 जो है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब हमारे लास्ट 2 रूल्स रहते हैं, रूल 5 एंड रूल 6। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल 5 और रूल 6 को कंटिन्यू करते हुए कंट्रीब्यूशन रूल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करते हैं।